एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हो जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेशन ट्रायल बताएंगे। तो उसी के तहत आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सेशन ट्रायल का होने वाला है। सेशन ट्रायल को जानने से पहले हमको उसका बैकग्राउंड जानना होगा, यानी कि सेशन ट्रायल तक पहुंचेगा केस कैसे, उसका क्या प्रोसेस है। जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक हम सेशन ट्रायल को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं कि सेशन ट्रायल तक पहुंचेगा कैसे, और उसके बाद हम सेशन ट्रायल को भी जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन 232 होता है BNSS का, उसमें बात की गई है कमिट करना, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफर करना। तो जो केस एक्सक्लूसिवली ट्रेबल बाय सेशन कोर्ट होगा, उस केस को जो मजिस्ट्रेट सर हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कमिट कर देंगे। ठीक है, कहाँ? सेशन कोर्ट में। ये होगा 232 में। इसमें एक बदलाव जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ये जो प्रोसेस है कमिट करने का, ये 90 डेज में होना है। मजिस्ट्रेट सर को ये 90 डेज में करना होगा, और बहुत से बहुत होगा बढ़ा करके तो वो 180 दिन हो सकता है। लेकिन जब 90 डेज से ज़्यादा होगा तो मजिस्ट्रेट सर को एक रीज़न देना पड़ेगा कि इतना लेट क्यों हुआ कमिट करने में। ठीक है, ये हमने समझा 232, यानी कि कमिट स्टार्ट यहीं से होता है। लेकिन 232 में कमिट करने से पहले भी मजिस्ट्रेट सर को फॉलो करना होता है 230 और 231। तो अब हम जानेंगे 230, 231। 230 कहता है BNSS का कि 232 में कमिट करने से पहले अगर केस FIR मतलब कि पुलिस द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसका FIR का कॉपी, पुलिस रिपोर्ट यानी कि जो कंप्लीट होने के बाद हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं उसको, वो, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 क्लॉज 3। 180 क्लॉज 3 क्या है ये हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद 193 क्लॉज 7 में अगर कोई एक्सक्लूजन मांगा गया है वो, ठीक है, वो भी हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। जो सेक्शन हम बोल रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या चाहिए 230 में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, हो सके तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद 183 में जो कन्फेशन मेड हुआ है उसकी कॉपी, और अदर डॉक्यूमेंट जो कि 193 क्लॉज 6 में आता है। अदर डॉक्यूमेंट मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट सर को दिया गया है, तो इन सब की कॉपी वो क्या करेंगे, एक्यूज्ड को देंगे। उन्होंने दिया कि नहीं दिया वो इंश्योर करेंगे कि उनको मिला कि नहीं मिला। और एक खास बात इस नए लॉ में ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको 230 कि इतना सारा डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड को मिल जाना चाहिए 232 में कमिट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद 232 में कमिट करने से पहले ही फॉलो करना पड़ता है 231। तो 230 में क्या हमने पढ़ा कि अगर केस पुलिस द्वारा इंस्टीट्यूट हुआ है तो, यानी कि आप पुलिस के पास जाकर के FIR करवाए हैं तब। अब अदरवाइज यानी FIR को छोड़ करके, ठीक है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कंप्लेंट केस। ठीक है, तब क्या होता है कि 223 और 225 इसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। इसका मतलब हुआ 223 क्या है ये अभी हम आपको बता देते हैं। 223 होता है कि जब कोई कंप्लेंट केस करता है तो उसमें जो कंप्लेनेंट होता है उसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो 223 में वही बात कही गई है। ठीक है, और 225 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट इन प्रोसेस उसको पोस्टपोन्ड किया गया है, यानी कि इंक्वायरी को तब तक के लिए अगर किया गया है तो, ठीक है, पोस्टपोन्ड किया गया है और पुलिस के या तो खुद इंक्वायरी कर रहे हैं या पुलिस के द्वारा इंक्वायरी करवा रहे हैं, तो उस अगर किया है ऐसा तो उसका भी डॉक्यूमेंट कि क्या आया क्या नहीं आया इंक्वायरी में, उसका भी डॉक्यूमेंट उनको देना होगा, किसको, एक्यूज्ड को। ठीक है, 223 225 हमने आपको बता दिया। उसके बाद कन्फेशन पर आते हैं 180 या 183। 180 183 क्या है हम आपको बताएंगे आगे। इसकी कॉपी भी उनको देना पड़ेगा एक्यूज्ड को, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया गया है और प्रोसिक्यूशन प्रपोज कर रहा है कि कोर्ट उस पर रिलाई करे। ठीक है, यानी कि कोर्ट उसको माने और उसके हिसाब से, मतलब एज एविडेंस जो भी प्रोसीड है कर रहा है आगे उस डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो भी डॉक्यूमेंट जो मजिस्ट्रेट सर हैं उनको देना पड़ेगा, किसको, एक्यूज्ड को। तो 230 231 हमने जान लिया।
कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है 232 में कमिट करने से पहले एक्यूज को दे देना। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे कि हमने कहा था ऊपर कि हम आपको सेक्शन बताएंगे। 180 क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी कि जितना भी एग्जामिनेशन होगा पुलिस के द्वारा विटनेसेस का, उसका जो रिकॉर्ड होगा, उन्होंने क्या बोला, कहाँ पर डिनाई किया, ये सब डॉक्यूमेंट जो होगा ये उनको प्रोवाइड कराना होगा 180 के तहत एक्यूज्ड को। ठीक है, उसके बाद 183 में कहता है कि कन्फेशन, यानी कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया एक्यूज्ड के द्वारा वो कॉपी भी एक्यूज्ड को ही मिलना चाहिए। ठीक है, और ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ ट्रांसफर होना है? 232 में जब कमिट होगा तो सेशन ट्रायल के पास, सेशन कोर्ट के पास हो जाएगा और एक कॉपी एक्यूज्ड को भी मिलेगा। ठीक है, और 183 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर हम कन्फेशन कोई भी बात कन्फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये भी जो कॉपी होगा कि ये व्यक्ति ने कुछ भी कन्फेस नहीं किया, इन्होंने पसंद नहीं किया कन्फेस करना, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा, ये भी एक्यूज को देना होगा और ट्रांसफ़र करना होगा का सेशन कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है तो पुलिस रिपोर्ट होता है, तो उस पुलिस रिपोर्ट की भी कॉपी देनी होगी। ये कहाँ लिखा गया है? 193 में। ठीक है, और 193 क्लॉज 7 कहता है कि अगर मान के चलिए सब कुछ तो ट्रांसफ़र कर रहा है, सब कुछ तो एक्यूज को दे रहा है, लेकिन 193 क्लॉज 7 पुलिस को ये पावर देता है कि वो रिक्वेस्ट करे मजिस्ट्रेट को कि ये जो स्टेटमेंट है, कुछ भी एविडेंस में आया है, वो स्टेटमेंट हम एक्यूज को देना नहीं चाहते हैं। यानी एक्यूज को अगर उस स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा, उस विटनेस के बारे में पता चल जाएगा, तो ये जो जस्टिस है वो नहीं हो पाएगा, वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हटाकर भी दिया जा सकता है कॉपी। ठीक है, उस विटनेस को छुपाया भी जा सकता है। ठीक है, ये पावर है 193 क्लॉज 7 में। अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो डॉक्यूमेंट भी देना होगा किसको? सेशन कोर्ट को। ठीक है, एक्यूज को वो कॉपी छुपा करके देंगे वो स्टेटमेंट को, लेकिन सेशन कोर्ट को स्टेटमेंट देना होगा कि ये व्यक्ति है, इसने ऐसा कहा था और इस 193 क्लॉज 7 में पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था और मुझे भी लगा कि ये जो व्यक्ति विटनेस है या जो भी स्टेटमेंट है ये इनके सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी अपराधी के सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने ये अपराधी को नहीं दिया है। तो ये जो रिकॉर्ड होगा ये भी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? सेशन कोर्ट में। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि हमने आपको 180, 183, 193, 193 क्लॉज 7, 193 क्लॉज 6 हमने आपको बताया, 232, 230, 231 ये सब हमने आपको बता दिया। अब यहाँ से शुरू होगा, हम दोबारा चलेंगे 232 पर। अब यहाँ से शुरू होना है आपका सेशन ट्रायल। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन ट्रायल। उतना चीज़ को आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब उतने चीज़ों को जब आप लिखेंगे तब हम आते हैं सेशन ट्रायल में। चलिए, सेशन ट्रायल शुरू होता है सेक्शन 248 से 258 तक BNSS का। हमने आपको बैकग्राउंड बताया कि सेशन ट्रायल तक केस आएगा कैसे, एकदम शॉर्टकट में बताया और एक भी चीज़ हमने नहीं छोड़ा। वैसे ही हम अब सेशन ट्रायल आपको बता रहे हैं और एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे और एकदम जल्दी से एकदम शॉर्टकट से आपको बताएंगे। ठीक है, 248 कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो अपोजिट एक्यूज के जो अपोजिट पार्टी होंगे वो स्टेट होगा और स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 249 पे आइए। 249 कहता है कि केस जब ओपन होने जा रहा है, यानी कि अब सेशन ट्रायल में केस ओपन होगा, खुलेगा केस, तो खुलेगा उससे पहले जो एक्यूज्ड है उसको सब बातें बता दी जाएगी। यानी कि 232 में जितना भी डॉक्यूमेंट इनके पास आया है, जितना भी एविडेंस इनके पास आया है, अब ये एविडेंस किसके पास है? रिकॉर्ड पर है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे? सब चीज़ उसको बताएंगे, यानी एक्यूज को बताएंगे कि आपके खिलाफ ये एविडेंस है, आपके खिलाफ हम ये चार्ज लगाने जा रहे हैं। चार्जशीट क्या होता है, क्या अंतर है, ये सब हमने आपको बता दिया पहले। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे सब चीज़ का, एक बार लिंक को जाकर देखिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो नेसेसरी है आपके लिए और हमारे लिए भी। ठीक है, तो आइए दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो 249 आप समझ गए। ठीक है, 249 में क्या कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करेंगे, फिर केस ओपन होगा और ओपन होने के बाद जितना भी चीज़ है सब कुछ बता दिया, क्या एविडेंस है, कौन कौन सा चार्ज आपके खिलाफ हम लाएंगे, ये सब। ठीक है, अब जब प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों को थोड़ा सा सुन लिया गया, थोड़ा सा ही सुना गया, एक मिनी ट्रायल टाइप का चलाया गया और दोनों को सुन लिया गया केस ओपन होने के बाद, और तब 250 में अगर जज साहब को लगता है, डिस्चार्ज पिटीशन लगाता है कोई, और सो मोटो भी वो ऐसा कर सकते हैं, उनको लगता है जज साहब को
कि इस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो दोनों को सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि ये आगे नहीं चलाना चाहिए तो वो डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन डिस्चार्ज पिटीशन जो है वो जब 232 जब केस कमिट हुआ है सेशन ट्रायल में, सेशन कोर्ट में, उसके 60 दिन के अंदर ही अब आपको डिस्चार्ज पिटीशन लगाना होगा। इससे पहले ये नहीं था, जब तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता था तब तक आप लगा सकते थे, लेकिन अब आपको 60 डेज में ये लगाना होगा। डिस्चार्ज पिटीशन क्या होता है हमने आपको बता दिया है, ठीक, हम लिंक दे देंगे, अब वहाँ से देख लीजिएगा। बदलाव क्या हुआ कि 60 डेज में आपको लगाना होगा, ठीक है। अब जब लगेगा कि कोई ग्राउंड नहीं है तो अब तो यहीं से समाप्त हो गया केस, एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब आइए 251 पर। 251 अगर आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया 250 में तो 251 में अब आप पर चार्ज लगेगा, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। अब चार्ज जब आप पर लगाया गया, जब चार्ज बन रहा है, तब अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि चार्ज जो लगा आप पर वो एक्सक्लूसिवली ट्रेबल बाय सेशन कोर्ट है, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है जो आप पर चार्ज लगा है एविडेंस लेने के बाद वो चार्ज है, आप दोषी हैं, उनको लग रहा है, लेकिन ऐसे केस के दोषी हैं जो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, किसी भी मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट फिट बैठेंगे उनको वो केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन ये जो ट्रांसफर होगा ये विदिन 60 डेज होगा, ठीक है, विदिन 60 डेज होगा। जिस दिन पहला हियरिंग होगा चार्ज पर, जब चार्ज पर केस रहेगा उसके 60 डेज तक, यानी कि आज मान के चलिए चार्ज पर है तो आज से लेकर 60 दिन के बीच में ही डिसाइड करना पड़ेगा ये कि ये सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, ठीक है। तो जिसके द्वारा भी ट्राइबल है उसको सब डॉक्यूमेंट के साथ उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा 60 दिन के अंदर, यानी कि जो अब चार्ज का प्रोसेस होगा वो 60 दिन में खत्म होगा। 251 हमने आपको बता दिया। अब आइए 252 पर। हमने आपको पहले भी कहा था, देखिए ऑडियो वीडियो हर जगह है, ठीक है, तो उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये सब काम ऑडियो वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आइए 252 पर। 252 में आपसे पूछा जाएगा क्या आप पर जो चार्ज लगा, यानी कि चार्ज हो गया तो अब पूछा जाएगा ये चार्ज जो आप पर लगा है क्या आप इसमें अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो फिर आगे बढ़िए। तब आ जाइए आप 252 पर। अगर मानते हैं तो वहीं पर कन्विक्शन हो जाएगा, अगर नहीं मानते हैं तो आप 253 में आ जाएंगे। तब 253 में क्या होगा कि डेट फिक्स होगा, किसके लिए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए, यानी कि सरकारी एविडेंस, यानी अपोजिट पार्टी जो है स्टेट है वो एविडेंस देगा, ठीक है, उसके लिए डेट फिक्स हो रहा है। अभी वो दे नहीं रहा, अभी डेट फिक्स हो रहा है कि इस डेट को आपको अपना एविडेंस लाना है, ठीक है। अब वो जो एविडेंस लेकर के आएंगे वो सेक्शन 254 के तहत आएगा, ठीक है। तो 254 के तहत वो एविडेंस लेकर के आएंगे, जितना भी उसके उनके पास एविडेंस है वो सब कोर्ट के समक्ष लाएंगे। फिर हमने कहा कि ये सब ऑडियो वीडियो के थ्रू भी हो सकता है एविडेंस, यानी कि जैसे कि अब पब्लिक सर्वेंट है तो अब उनको बुलाने के लिए पहले बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता था, आते ही नहीं थे, लेकिन अब ये ऑडियो वीडियो पर भी उनको ला करके उनसे पूछताछ की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसी में 254 में ही पावर है मजिस्ट्रेट का कि वो रिकॉल कर सकते हैं विटनेस को, ठीक है। तो हमने आपको 254 भी बता दिया कि इसमें एविडेंस लाना है। 255 अब सब कुछ को देखने के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, सबको जज साहब ने सुन लिया। अब फिर से एक बार एक्यूज को मौका मिलेगा, ठीक है, फिर से दोनों को सुनेंगे। एक्यूज को, यानी एक्यूज भी तो क्रॉस किया होगा ना, जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस है तो क्रॉस का पावर तो है उसको, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब क्या होता है ये हमने आपको एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया है पहले ही एविडेंस एक्ट के तहत हमने आपको बताया है। उसका भी हम आज लिंक दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि 254 अब कंप्लीट हुआ, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है कंप्लीट हुआ, एविडेंस कंप्लीट हुआ, बंद हुआ, तो अब 255 में यानी एक्विटल अभी फाइनल नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास 2 बार एक्विटल का मौका मिलता है, यानी कह सकते हैं 3 बार, एक बार डिस्चार्ज और 2 बार एक्विटल, ठीक है। तो डिस्चार्ज हमने आपको बताया। अब आइए एक्विटल पर। इसमें क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस कंप्लीट होता है फिर दोनों को सुना जाता है, यानी कि आपने जो क्रॉस किया उसको और विटनेस लगा कि नहीं ये कोई अब आगे बढ़ने लायक केस नहीं है, तो 255 के तहत ही आपको एक्विटल कर दिया जाता है, आपको बकस दिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, दोनों को सुनने के बाद। तो 255 भी हो गया। अब 256 क्या होता है कि एविडेंस, अब इससे पहले क्या था, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस था, अब क्या है कि आप ये जो अपोजिट पार्टी है यानी कि डिफेंस है, ठीक है, उनका एविडेंस लेना है, तो वो 256 में आता है, यानी कि सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब आपके पास जो एविडेंस है वो आप दीजिए 256 में।
अब आइए 257 में, यानी कि अब प्रोसिक्यूशन का भी कंप्लीट हो गया, एक्विटल आप हुए नहीं, अब आपने भी अपना एविडेंस दे दिया 256 के अंदर। अब 257 के अंदर आर्गूमेंट्स होगा, ठीक है। आर्गूमेंट सम अप कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना सम अप कर देगा 257 के अंदर, ठीक है। और आप रिप्लाई करेंगे किसके अंदर? 257 के ही अंदर आप भी अपना सम अप कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब हो गया दोनों का आर्गूमेंट कंप्लीट 257 में। अब आइए 258 में, यानी कि 258 में अब होगा आपका जजमेंट, कन्विक्शन का या एक्विटल का। तो 258 में जब ये होगा एक्विटल का या कन्विक्शन का, तो इसका जो जजमेंट प्रोनाउंस्ड होगा वो विद इन 30 डेज हो जाएगा। जब आपका आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, सम अप हो गया, तो उसके 30 दिन के भीतर जज साहब को अपना जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है। ये बढ़ाकर 45 दिन भी हो सकता है, लेकिन 45 दिन यदि होता है तो फिर जज साहब को अपना रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि इस रीज़न से ये 45 दिन हो गया, ठीक है। इसमें एक सेक्शन और आप पढ़ लीजिए, सेक्शन 401। जब जज साहब के पास ये पावर होता है कि वो डांट फटकार कर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए डांट फटकार के कैसे छोड़ सकते हैं सेशन ट्रायल में? देखिए, ट्रायल सेशन चला, लेकिन बहुत सारा ऑफेंस 307 लगा उस पर, बहुत सारा 307 एक तरफ था, यानी कि सेशन ट्रायल चल सकता था, एक तरफ 307 में उनका कन्विक्शन नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, लास्ट में 323 में हो गया। तो 323 में क्या हुआ कि 323 तो लापर झपड़ थप्पड़ ऊपर मारने वाला मामला आता है उस 323 सब में, ठीक है। ये हम IPC 323 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मारपीट का मामला आ गया। तब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को 401 का लाभ दे दिया गया, यानी कि डांट फटकार करके छोड़ दिया गया कि ठीक है अब दोबारा मत करिएगा, ठीक है, हम आपको छोड़ रहे हैं, यानी 401 का लाभ दे दिया गया उसको और छोड़ दिया गया, ठीक है। तो 401 अभी छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर 258 में खत्म हो गया केस, आपका कन्विक्शन हो गया या एक्विटल हो गया, ठीक है। जजमेंट 30 डेज के अंदर प्रोनाउंस करना होगा, मैक्सिमम 45 दिन, और 45 दिन अगर करते हैं तो राइटिंग रिकॉर्ड में जो भी उनका रीज़न है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में। आई होप कि आपको सेशन ट्रायल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन एक भी चीज़ इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कम से कम आधे घंटे का वीडियो था, 1 घंटा आपको पढ़ने में लगेगा, इसको समझने में लगेगा, लेकिन हमने आपको एकदम जल्दी से, एकदम शॉर्टकट में, एकदम वन लाइनर टाइप का हमने आपको बताया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा, ठीक है, जो अभी हम लोगों को पढ़ना चाहिए BNS या BNSS या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, उसको हम आप तक पहुंचा देंगे।